ऑब्जेक्ट पहुंच गया है वहां पे जहां मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस जगह ऑब्जेक्ट पहुंच गया है, ठीक है जी। अब जब ये ऑब्जेक्ट ऐसे ट्रेवल कर रहा होगा, अब द स्लोप, तो यूजुअली बच्चे, मैंने बिगिनिंग में भी इस पे बात की थी, वैसे बच्चे यूजुअली समझते हैं कि जब ये अप द स्लोप जा रहा होगा तो ये पोटेंशियल एनर्जी गेन कर रहा है, इस वजह से काइनेटिक एनर्जी लूज कर रहा होगा। ये बात सिर्फ उस वक्त सही है जब वेट इज द ओनली फोर्स एक्टिंग और कोई और एडिशनल फोर्स एक्ट ना करे। अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाली सारी फोर्सेस, टोटल जितनी फोर्सेस हो, वो सिर्फ वेट हो और कोई फोर्स हो ही ना, सिर्फ वेट एक्ट कर रहा हो बॉडी का, तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी फेथफुली इंटरचेंज करते हैं। काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट हो तो पोटेंशियल एनर्जी गेन होती है, एंड वाइस वर्सा। लेकिन अगर कोई फोर्स की इन्वॉल्वमेंट आ रही है, कोई वर्क इज बीइंग डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, तो फिर काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट पोटेंशियल गेन और पोटेंशियल लॉस्ट काइनेटिक गेन जरूरी नहीं है। हो सकता है कि जब ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा हो तो ये काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहा हो। कैसे? ऐसा कब होगा कि काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, समझें। जब चीजें इस तरह से रखी हुई होती हैं तो उनका वेट एक्ट करता है ना। देखते हैं वेट कहाँ एक्ट करता है, उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे। क्या मैं कह सकता हूँ इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा? ये इसका वेट है mg। इस वेट के दो कंपोनेंट्स हैं, एक कंपोनेंट है इस डायरेक्शन में जिसको हम cos थीटा कहते हैं, ये एंगल थीटा होगा तो ये हो जाएगा mg cos थीटा, ठीक है। mg cos थीटा नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द सरफेस से बैलेंस आउट हो जाता है। सरफेस से एक नॉर्मल रिएक्शन आपको याद होगा, कांटेक्ट फोर्स होती है जो mg cos थीटा को कंप्लीटली बैलेंस आउट कर देती है। दूसरा कंपोनेंट जो है इस फोर्स का, इस वेट का, वो है डाउन द स्लोप। ये क्या होगा? ये हो जाएगा mg sin थीटा। mg sin थीटा है जो कि डाउन द स्लोप एक्ट कर रहा है, f अप द स्लोप एक्ट कर रही है। तो अगर ये f mg sin थीटा से बड़ी होगी तो अप द स्लोप जाते में इसकी स्पीड इंक्रीज होगी। गौर से सुन लेना बेटा, पहले ऐसे डिस्कस नहीं किया होगा डिटेल को। ये जो f लग रही है, अगर ये ग्रेटर हुआ mg sin थीटा से तो ये बॉडी ऊपर जाते में, अप द स्लोप जाते में एक्सेलरेट करेगी, और अगर f कम हुआ तो ये डिसेलरेट करेगी। तो अगर f ज्यादा हुआ और ये एक्सेलरेट कर रही है तो इसकी स्पीड बढ़ेगी ना। स्पीड बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। इसका मीनिंग है अप द स्लोप जाते में पॉसिबल है कि काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज आए, और पोटेंशियल में तो डेफिनेटली इंक्रीज आएगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो फोर्स वर्क डन कर रही है, उस वर्क डन का काम क्या क्या है? वर्क डन कितना है? वो है वर्क डन है, वर्क डन है F इंटू एक्स। इस वर्क डन से क्या क्या मिल रहा है? क्या हम कह सकते हैं इस वर्क डन से मिल रहा होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, change in potential energy, and some work against friction। कुछ ना कुछ वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन भी होगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आपके पास हो सकता है हो, और हो सकता है ना हो। तो ये जीरो भी हो सकता है, ये मैं लिख तो रहा हूँ, लेकिन ये जीरो भी हो सकता है काइनेटिक एनर्जी चेंज। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी चेंज फॉर श्योर होगा, बल्कि एक काम करते हैं ना, इसमें हम वेरिएबल्स डालते हैं। काइनेटिक एनर्जी चेंज की जो वेरिएबल्स हैं वो क्या होंगे? वो होगा हाफ m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये v और u क्या है? फाइनल वेलोसिटी एंड इनिशियल फाइनल स्पीड एंड इनिशियल स्पीड। इसके बाद है mgh करना है हमें, mgh करना है पोटेंशियल एनर्जी में। अब h का बड़ा चक्कर है, इसने जो डिस्टेंस कवर किया है ना इंक्लाइन पे, वो है x। मैं साइड में कहीं बनाता हूं कि अगर x डिस्टेंस, फॉर एग्जांपल ये डिस्टेंस x है, अगर ये डिस्टेंस x है, तो क्या मैं इस x डिस्टेंस के दो कंपोनेंट्स बना सकता हूं? एक हॉरिजॉन्टल, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। जो हॉरिजॉन्टल होगा, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल,
चलें, बहरहाल जो हॉरिजॉन्टल होगा, क्या मैं कह सकता हूँ ये हो जाएगा x cos थीटा, और जो वर्टिकल होगा वो हो जाएगा x sin थीटा। इसका मतलब जो हाइट बॉडी ने गेन की है वो x sin थीटा है। तो हमारे लिए जो h है ना, हाइट गेन्ड, वो है x sin थीटा। इसलिए हम अपने मेन फॉर्मूला में h की जगह लिख देंगे x का sin थीटा कंपोनेंट, प्लस फ्रिक्शन, अगर f है, स्मॉल f से यूजुअली लिखा जाता है फ्रिक्शन को, तो मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस अगेंस्ट द फ्रिक्शन। वो डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस कवर्ड है x, क्या लिख देंगे x। तो ये केस नंबर 6 बनाया जा सकता है। ये वर्क डन ऑन इंक्लाइन प्लेन है, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है, तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको मैंने केस बना के चाह रहा हूँ आपके नोट्स में आ जाए। इसमें ये करने के बाद ये हमारी मेन पेरेंट इक्वेशन बन गई, समझे, बेसिक इक्वेशन यही है हमारी अब इसके लिए, वर्क डन ऑन इंक्लाइन प्लेन के लिए। इसमें से तीन, राइट साइड पे तीन टर्म्स हैं, उन तीन टर्म्स में से दो टर्म्स जीरो हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। फर्स्ट कर लो ऑब्जेक्ट जब अप द स्लोप जा रहा है, तो ये जो फोर्स एफ है ना, ये फोर्स एम जी साइन थीटा के बराबर हो। अगर ये दोनों फोर्सेस बराबर होंगी तो इस बॉडी के ऊपर जाते में स्पीड कांस्टेंट होगी। तो अगर स्पीड कांस्टेंट है तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज नहीं आएगा। इसका मीनिंग, इसका जो टर्म वन है, मतलब ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो। अच्छा, अगर सरफेस के ऊपर फ्रिक्शन नहीं है तो ये वाला टर्म भी जीरो हो जाएगा। वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन विल आल्सो बी जीरो। और अगर फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाए इस केस में कि मिनिमम पॉसिबल वर्क डन निकालें, तो मिनिमम पॉसिबल वर्क डन क्या है? व्हेन स्पीड इज कांस्टेंट एंड नो वर्क इज डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो ये आ जाएगा fx इक्वल्स टू mg x sin थीटा। ठीक है, तो अब जल्दी से इसको यहाँ से अपने पास कॉपी कर लो, ये सब डिटेल है इससे रिलेटेड। सर आप ये बता सकते हैं कि कैपिटल एफ क्या है? अच्छा, मैं दोबारा बता देता हूँ बेटा, कहाँ चला गया। अब देखो पिक्चर के सामने चीजें बनी हुई है, मैं बताते जाता हूँ। देखो बेटा, कैपिटल एफ है वो फोर्स जो आप लगा रहे हैं अप द स्लोप इन ऑर्डर टू डू दिस वर्क। ये जो कैपिटल एफ है ना, ये है वो, ये है फोर्स एक्सर्टेड एक्सटर्नली टू डू वर्क, इसको ऊपर पुल करने के लिए। ये दिख रही है फोर्स एफ ऊपर की तरफ। जी सर, समझ आ गया, थैंक यू। स्मॉल एफ जो है ना, स्मॉल एफ वो फ्रिक्शन है, मैंने बनाई नहीं है, मैं बना देता हूँ अभी। स्मॉल एफ यहाँ पे फ्रिक्शन है जो कि मोशन के अगेंस्ट होगा। ठीक है, आप कॉपी कर लो ये सब जल्दी जल्दी से, शाबाश। मैं 2 मिनट रुका हूँ बेटा, कंप्लीट कर लो इसको को एक। यार in into energy. कॉपी हो गया बेटा?
सर अभी जो आपने कहा था अबाउट काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होना, वो एक और बार बोल दें प्लीज। बेटा मैंने कहा था कि जब चीजें अप द स्लोप जा रही होती है ना, रैंप के ऊपर की तरफ जा रही होती है, तो हम यूजुअली ये सोचते हैं कि काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। इस बात में ये बात उस वक्त तक तो ठीक है जब तक कोई और फोर्स ना लग रही हो, सिर्फ वेट अकेली फोर्स हो। यानी अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाली फोर्स सिर्फ वेट है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो अप द स्लोप जाते में पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस एज इट इट गेन्स हाइट, और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस, potential energy is lost, kinetic is gained. But if there is an external force acting to do some work, the object is being pulled upwards up the slope, तो फिर तो आपके पास एक्सटर्नल फोर्स काम कर रही है ना, तो ऐसे में पॉसिबल है कि अब द स्लोप जाते में स्पीड इंक्रीज हो, काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो। कैसे? मैंने कहा कि उसके डाउन द स्लोप जो फोर्स लग रही होती है, कंपोनेंट ऑफ वेट mg sin थीटा, फोर्स उससे बड़ी होनी चाहिए। मैं एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेके आपको बता देता हूँ, वैसे बस इससे ज्यादा इस पे रुकना नहीं है हमें। ये कोई इंक्लाइन प्लेन है, इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ है। इस बॉक्स का वो वेट कंपोनेंट जो कि डाउन द स्लोप होगा, जिसको mg sin थीटा बोलते हो, फॉर एग्जांपल इसका मैग्नीट्यूड है 20 न्यूटन, और आप एक फोर्स लगा रहे हैं अप द स्लोप, वो है 30 न्यूटन। तो इस बॉडी को ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करना चाहिए ना। फिर इस केस में इट विल एक्सेलरेट, स्पीड बढ़ेगी, इसकी स्पीड बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। तो जब ये अप द स्लोप जा रहा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी तो इंक्रीज होनी ही है, यहाँ काइनेटिक भी इंक्रीज हो रही होगी। रीजन, दिस अप्लाइड फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, इज ग्रेटर देन कंपोनेंट ऑफ द वेट दैट पुल्स इट डाउन द स्लोप। ठीक है, ये चीज मैंने कही है। अब बस जल्दी खत्म करो, ऐसे आगे बढ़ो, ग्राफ्स ही बनाने। सर हो गया कॉपी। जबरदस्त। यहाँ से बेटा आगे बढ़े। अब मुझे कंफर्म करना कि क्या हमने ये वाले एनर्जी इंटरचेंज के ग्राफ्स बनाए थे आपके साथ, एनर्जी वेरिएशन कर्व्स? नो सर। चलो जल्दी से आ जाओ, अपने पास हेडिंग लो, एनर्जी वेरिएशन कर्व्स, एनर्जी वेरिएशन कर्व्स। और मैं इसके लिए नया ही पेज निकाल लेता हूँ, यहाँ करते हैं एनर्जी वेरिएशन कर्व्स। अच्छा भाई, पहला एग्जांपल ये है कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो फॉल कर रहा है फ्रीली। फ्री फॉल एक टर्मिनोलॉजी है जो यूज होती है उस वक्त जब ऑब्जेक्ट्स अपनी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में फेथफुल इंटरचेंज कर रहे हो, मतलब सिर्फ एक ही फोर्स हो, बॉडी का वेट हो। तो ऐसे फॉल को हम कहते हैं फ्री फॉल, प्योर अंडर ग्रेविटी, कोई और फोर्स नहीं है। तो आपने हेडिंग ले लें अपने पास सबसे पहले, एनर्जी वेरिएशन कर्व्स। और वन बाय वन एग्जांपल लेते जाते हैं एंड विल डिस्कस कि वो क्या। चलो, एनर्जी वेरिएशन कर्व्स। नाउ बेटा मैं यहाँ पे इस एनर्जी वेरिएशन कर्व्स की हेडिंग में पहला केस ले रहा हूँ। पहला केस ये है, केस 1। केस 1 क्या है? केस 1 ये कि एक ऑब्जेक्ट है जो फॉल कर रहा है फ्रीली। The only force acting on the body is the body's weight. So its speed linearly increases due to a constant force and constant acceleration. तो मैं लिख रहा हूं, मेरे साथ लिखना। When an object falls freely, it accelerates uniformly. It accelerates uniformly.
वर्टिकल स्पीड इंक्रीजेस, वर्टिकल स्पीड वैसे तो इंक्रीजेस लिखना चाहिए, लेकिन हम यहाँ लिखेंगे चेंजेस ताकि जनरलाइज हो। वर्टिकल स्पीड चेंजेस लीनियरली। अच्छा, वर्टिकल स्पीड चेंजेस लीनियरली। अच्छा देखो, अब अगर इस केस के लिए मैं स्केच करूं काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ पे हम बना रहे हैं टाइम एक्सिस, यहाँ पे एनर्जी एक्सिस है। व्हाट हैपेंस जब भी डाउन द स्लोप जा रहा है, स्पीड इंक्रीज हो रही है ना, तो जो हमने हमारी पेरेंट इक्वेशन है फॉर पोटेंशियल एनर्जी वेरिएशन, वो क्या है? वो है वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी with respect to time equals mgv. The rate of change depends upon vertical speed of object. इसका मीनिंग पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि वर्टिकल स्पीड लीनियरली इंक्रीज हो रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी लीनियरली। देखो फॉल है तो पोटेंशियल एनर्जी ने डिक्रीज तो होना ही है ना, potential energy has to decrease, but it will decrease linearly due to linearly increasing speed, vertical speed. इस वजह से हमारे पास this graph will have this shape. तो फैक्ट क्या है? पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस ड्यूरिंग फॉल, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस एट एन इंक्रीजिंग रेट। व्हाट अबाउट काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी इंटरचेंजिंग वैल्यू है, तो मिरर बनना चाहिए, मिरर रिफ्लेक्शन बननी चाहिए इसकी। तो हाउ काइनेटिक एनर्जी चेंजेस? इट इंक्रीजेस एट द सेम रेट। यह है काइनेटिक एनर्जी वेरिएशन। जल्दी से बना लीजिए अपने पास। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस while kinetic energy increases at increasing rates. Sir, could you repeat that? I'll make you write that. लिखो। चलो इसको ऐसा करते हैं कि यहाँ से मैं शिफ्ट करके एक लाइन की जगह बना लेता हूँ, so we can write it. चलो मेरे साथ लिख लो। पोटेंशियल एनर्जी, बल्कि बेटा पूरा लिखते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी की तो और भी फॉर्म्स होती है ना। ग्रेविटेशनल potential energy decreases and kinetic energy increases at increasing rates. At increasing rates, दोनों चेंजेस इंक्रीजिंग रेट पे आ रही है बेटा, ठीक है। और अगर बार बार मैं बोल रहा हूँ, अगर एविडेंस चाहिए तो ये रही हमारी पेरेंट इक्वेशन हमारे केस नंबर 1 के लिए। स्पीड से और केसेस भी बना लूं आपके साथ जल्दी जल्दी, कि स्पीड बढ़ रही है तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज का रेट भी बढ़ेगा। अगर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है तो इट विल डिक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट, ठीक है। अब बेटा केस नंबर 2 बना रहा हूँ, केस नंबर 2 सुनना, आई होप बना लिया होगा बच्चों ने। नाउ केस 2, केस नंबर 2 लिखते हैं। केस नंबर 2 क्या है
केस नंबर 2 ये कि एक ऑब्जेक्ट है वो फॉल कर रहा है एट अ टर्मिनल स्पीड. एन ऑब्जेक्ट falls at terminal speed. अगर कोई ऑब्जेक्ट टर्मिनल स्पीड पे फॉल कर रहा होगा तो उसकी स्पीड, टर्मिनल का मतलब कांस्टेंट स्पीड है, तो काइनेटिक एनर्जी तो कांस्टेंट हो जाएगी, वो तो चेंज ही नहीं होगी. पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज होगी, क्योंकि फॉल कर रहा है ना. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस, लेकिन क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है तो इट विल डिक्रीज एट अ कांस्टेंट रेट. ठीक है बेटा. अगर ऐसा है तो इसको बनाते हैं कि स्केचिंग कैसी होगी इसकी, किस तरह का स्केच बनेगा. तो ऐसा करते हैं, सी से हेल्प ले लेते हैं. चलो बेटा, मैंने कहा इस सिनेरियो में हमारे पास क्या था कि इट वाज फॉलिंग एट अ टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल स्पीड. तो कहना है काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो होगी, काइनेटिक एनर्जी की जो मैग्नीट्यूड है वो तो चेंज ही नहीं हो रहा. काइनेटिक मैंने ब्लू से बनाया था, चले. तो काइनेटिक एनर्जी थ्रू आउट रिमेन्स कांस्टेंट, ये हुआ काइनेटिक एनर्जी, इट डजंट चेंज. काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू विल नॉट चेंज. पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज होगी, फॉल कर रहा है ना ऑब्जेक्ट, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, लेकिन रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट होगा. तो पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज एट अ कांस्टेंट रेट. और वजह वही है, वर्टिकल स्पीड की वैल्यू. तो काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट व्हाइल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस एट अ कांस्टेंट रेट. एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है या बन सकता है कि पोटेंशियल एनर्जी लूज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी गेन नहीं हो रही, तो पोटेंशियल एनर्जी कहाँ लूज हो रही है, मतलब व्हाट इज हैपनिंग टू दैट वैल्यू लॉस्ट अमाउंट. तो पोटेंशियल एनर्जी की वो वैल्यू, वो पार्ट जो लूज हो रहा होता है, वो कन्वर्ट हो रहा होता है हीट में, क्योंकि वर्क इज बीइंग डन अगेंस्ट एयर फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस. सही है. तो हम यहाँ लिख देते हैं कि the potential energy lost converts into heat due to work done against frictional forces. चलो शाबाश, जल्दी जल्दी कॉपी कर लो बेटा. हो गया सर कॉपी. जबरदस्त बेटा. मैं केस नंबर 3 बना रहा हूँ. इसका केस नंबर 3 क्या है? केस नंबर 3 ये है कि एक ऑब्जेक्ट है, वो एयर में उसको रिलीज कराया है हमने, उसको एयर में फॉल करवाया है. एन ऑब्जेक्ट इज रिलीज इन एयर. बिगिनिंग में उसकी स्पीड बढ़ रही है, लेकिन बढ़ते बढ़ते इवेंचुअली उसने टर्मिनल गेन कर लिया. तो ये केस नंबर 3 है हमारे पास. मेरे साथ पहले लिख लो, उसके बाद बनाते हैं. एन ऑब्जेक्ट released in air falls
with decreasing acceleration. Due to increasing air resistance. Due to increasing air resistance. मैं भी एक्सप्लेन भी करता हूँ बेटा, डायग्राम बना के पहले देख लो. Speed increases at a constant अच्छा सॉरी नॉट कांस्टेंट, कांस्टेंट कैसे हो गया. स्पीड इंक्रीजेस एट अ डिक्रीजिंग रेट. Speed increases at a decreasing rate. It eventually gains terminal speed. Eventually gains terminal speed. Terminal speed. बेटा मैं इसको ग्राफ तो बनाता हूँ इसका, लेकिन थोड़ा सा पिक्चर कर लूं क्योंकि थोड़ी सी डिटेल ज्यादा है इसमें. एक ऑब्जेक्ट है जिसको आपने बिगिनिंग में, ये ऑब्जेक्ट है कोई हमारे पास, ठीक है. पहले इसी जरा कॉपी कर लूं. काफी है बस. देखो एक ऑब्जेक्ट है बिगिनिंग में, ये इधर रखा हुआ है, इसको आपने रिलीज किया है. सबसे पहले जैसे ही आपने इसको रिलीज किया, इसका जो वेट है ना ऑब्जेक्ट का, वो है कोई 50 न्यूटन. अगर 50 न्यूटन का वेट है तो इसके ऊपर बिगिनिंग में कोई, जैसे आपने रिलीज किया स्पीड 0 थी तो कोई एयर रेजिस्टेंस भी नहीं थी, ठीक है, कोई एयर रेजिस्टेंस भी नहीं है. तो 50 न्यूटन का डाउनवर्ड फोर्स है मेरी एग्जांपल में. एयर रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 है, नो एयर रेजिस्टेंस क्योंकि स्पीड 0 है. तो इस केस में इसके ऊपर जो नेट फोर्स लग रही है डाउनवर्ड्स वो है 50. ये थोड़ा सा एक्सेलरेट कर जाएगा जब ये थोड़ी सी स्पीड गेन कर लेगा, पिकअप कर लेगा थोड़ी सी स्पीड, तो कुछ देर के बाद इसका जो वेट है ऑब्जेक्ट का वेट, वो तो सेम है, वेट तो सेम है, लेकिन क्योंकि अब स्पीड थोड़ी सी बढ़ चुकी है तो उसके ऊपर एक रेजिस्टिव फोर्स ने काम करना शुरू किया, एयर रेजिस्टेंस ने, वो थी 10 न्यूटन. कहना ऐसे इस केस में देखो कि हम कह सकते हैं अब इसके ऊपर जो फोर्स की वैल्यू है वो डिक्रीज होके 50 से हो गई है कितना, 40. कुछ देर बाद स्पीड और बढ़ेगी इसकी फर्दर. अगर स्पीड फर्दर बढ़ती है तो कुछ देर के बाद इसके ऊपर लगने वाली जो अपवर्ड फोर्स है वो और इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वो तो रेजिस्टेंस है, स्पीड डिपेंडेंट है, वो बढ़ के हो गई मिसाल के तौर पे 20 न्यूटन. तो डाउनवर्ड फोर्स और कम हो गई 30 न्यूटन की, लेकिन अभी भी इसको एक्सेलरेट ही करना चाहिए. उसके बाद फाइनली स्पीड बढ़ते बढ़ते एक स्टेज आएगी जब इस पे लगने वाला जो एयर रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज होके इसके वेट के बराबर हो जाएगा, जैसे कि 50 न्यूटन. जैसे ही ऐसा हो जाएगा तो हम कह सकते हैं अब ये टर्मिनल गेन कर लेगा. नाउ सी ऑल दीज पिक्चर्स एक साथ, मैं यूं कर देता हूँ, सारी पिक्चर्स एक साथ देखो. सबसे पहले इसके ऊपर डाउनवर्ड फोर्स है, इसका वेट 50 न्यूटन, और अपवर्ड फोर्स एयर रेजिस्टेंस फोर्स कोई नहीं थी. उसके बाद जैसे जैसे स्पीड अप करता जा रहा है, अपवर्ड फोर्स जो कि रेजिस्ट कर रही है मोशन को, जो कि एयर फ्रिक्शन है, विस्कस ड्रैग ऑफ एयर है, वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है. इट इंक्रीजेस टू 10, देन स्पीड इंक्रीजेस फर्दर, सो इट इंक्रीजेस फर्दर. वो 20 हुआ, 30 होगा, 40 होगा, इवेंचुअली 50 हो गया. जब 50 होगा तो हम कह सकते हैं अब ये टर्मिनल गेन कर लेगा, because two forces are balancing out each other completely and the body is not accelerating at all. है ना, फर्दर कोई एक्सेलरेशन नहीं है, स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी. इस केस में if I sketch the variation of energy against time,
तो ये स्केच कैसा होना चाहिए वो देखते हैं। तो हमने, अगर ये हमारे पास एनर्जी वेरिएशन स्केच है, वाई एक्सिस एनर्जी एक्सिस है, एक्स एक्सिस टाइम एक्सिस है, व्हाट हैपेंस टू पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट हैपेंस टू काइनेटिक एनर्जी, वो जरा देख लो। पोटेंशियल मैंने रेड में बनाया था, चलो दोबारा से पोटेंशियल देखते हैं। बहुत अटेंशन देना बेटा। क्या हम कह सकते हैं कि बिगिनिंग में स्पीड बढ़ रही थी तो पोटेंशियल एनर्जी थ्रू आउट डिक्रीज हुई है, लेकिन शुरू में स्पीड के बढ़ने की वजह से इट विल डिक्रीज एट एन इंक्रीजिंग रेट, कुछ ऐसे। और उसके बाद जैसे ये क्या हो रहा है, ये पोटेंशियल एनर्जी इज डिक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट ड्यू टू इंक्रीजिंग वर्टिकल स्पीड, और फाइनली इसकी स्पीड हो जाएगी कांस्टेंट। तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज तो होगी लेकिन अब होगी कांस्टेंट रेट के ऊपर। इसका मतलब इस ग्राफ के हिसाब से इसने टर्मिनल स्पीड कहाँ गेन की है, इसने टर्मिनल स्पीड गेन की है इस जगह। ये वो पॉइंट है जहां उसने टर्मिनल गेन की है, टी प्राइम कह देते हैं। टी प्राइम पे इसने टर्मिनल स्पीड गेन कर लिया है। तो थ्रू आउट द फॉल पोटेंशियल एनर्जी इज डिक्रीजिंग, लेकिन बिफोर टी प्राइम, बिफोर टी डैश, इसकी पोटेंशियल एनर्जी वाज डिक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट ड्यू टू इंक्रीजिंग स्पीड, but beyond t prime the potential energy is decreasing at a constant rate due to constant vertical speed. तो ये है पोटेंशियल एनर्जी वेरिएशन, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजिंग थ्रू आउट बट शुरू में इंक्रीजिंग रेट पे और फिर कांस्टेंट रेट पे। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी बनाएं, सॉरी काइनेटिक एनर्जी बनाएं, तो हम कह सकते हैं स्पीड इंक्रीज होती है शुरू में, तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी स्टार्ट में। और उसके बाद स्पीड कांस्टेंट है तो हम कह सकते हैं ना काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो जब तक इसकी टर्मिनल स्पीड गेन नहीं हुई है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, और जैसे इसकी स्पीड कांस्टेंट हो गई काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी कांस्टेंट हो गई। ठीक है बच्चों, हम कह सकते हैं कि एट टी प्राइम इट गेन्स, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, इट गेन्स ऐसा, इट गेन्स टर्मिनल स्पीड एट टी प्राइम। सही है, जल्दी से लो बेटा, केस नंबर 3 है। चल यहां से मैं आगे बढ़ता हूँ। और केसेस हैं हाइट के अगेंस्ट। तो देखो हमारे बेसिक 3 केसेस थे, मैं इनमें वो जो आपके साथ साथ नोट्स देखे ना वो लिख के आपको भेज भी दूंगा। ये हमारा केस नंबर 1 है, ये हमारा केस नंबर, सॉरी हमारा केस, हाँ ठीक है, ये केस नंबर 1 है, दोनों ही केस नंबर 1 है, 2 दफा बने हुए, 2 अलग अलग ग्रुप के साथ किया होगा डिस्कस। ये हमारा लास्ट में केस नंबर 2 बना हुआ है, और ये है केस नंबर 3 जो मैंने अभी अभी बनाया है। ठीक है, इसके अलावा एक एडिशनल ग्राफ बना हुआ है, वो एक पास्ट क्वेश्चन था पोटेंशियल एनर्जी का एज के अगेंस्ट। तो अगर हाइट के एल्टीट्यूड के अगेंस्ट पोटेंशियल एनर्जी हो तो वो तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होते हैं ना, mgh होता है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो हाइट बढ़ती है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, और हाइट कम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी कम होगी, राइज एंड फॉल करके मैंने लिखा हुआ है। ये पूरा पेज मैं आपको भिजवाऊंगा, इनमें से ज्यादातर तो आपने ले ली है चीजें, एक आध चीज जैसे चले बना ही ले मेरे साथ ये। इसको समझ लें हमारा केस 4 है। आप बना लीजिए, मैं थोड़ा सा लिखवा देता हूँ इसके लिए। सर आप लिखवा लें, हम लोग बाद में कॉपी कर लेंगे।
अच्छा, चलो मैं इसके साथ लिखवाना ही चाह रहा हूँ कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हाइट के ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मोशन की टाइप कुछ भी हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ द मोशन, पोटेंशियल एनर्जी एंड एच आर ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इनमें स्ट्रेट लाइन होगी। सही है। irrespective of the type of motion, irrespective of the type of motion, gravitational potential energy depends directly upon height or altitude. इसके साथ ग्राफ बनाना है आपको। राइज में एच की वैल्यू बढ़ रही है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, फॉलिंग में दोनों कम हो रहे हैं। ठीक है बेटा, मैं इनको केस नंबर 1 2 3 4 इस पे लिख के जो चाहिए वो ऐड करके आपको भेज दूंगा। अच्छा, मुझे जल्दी से बताइएगा, पावर के वाले एक्सप्रेशन मैंने करा दिए थे आपको, आई थिंक ये करवा दिए थे, जरा कंफर्म करना बेटा। हाँ भाई बोलो जल्दी। नो सर। सर पावर स्टार्ट ही नहीं किया था। चलो अभी स्टार्ट कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, बट डू वी हैव टाइम? वी डोंट हैव टाइम। अच्छा चले, मैं थोड़ी सी बात करके भेजूंगा आपको, इसको नोट बनाना, जरूरत पड़ेगी तो नेक्स्ट क्लास में डिटेल बता दूंगा। जरा देखना, मेरे साथ एक छोटी सी डेरिवेशन है, मैं कर सकता हूँ उतनी देर में। बताओ बेटा, पावर जो होती है उसको आपने ओ लेवल से डिफाइन किया है, पावर होती है वर्क डन पर यूनिट टाइम। हम इसको डिफाइन करें एज अ क्वांटिटी, तो पावर का मतलब होता है द रेट एट विच वर्क इज डन, और द रेट एट विच एनर्जी इज कंज्यूम्ड, और द रेट एट विच एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। ये पावर की डेफिनेशन है। पावर का यूनिट वॉट्स होता है, जिसको हम W से, कैपिटल W से शो करते हैं। पावर की वैल्यू अगर 1 वॉट हो तो इसका मतलब होता है 1 जूल्स ऑफ वर्क टू बी डन पर सेकेंड। ठीक है, ये पावर के लिए आपके पास उसकी यूनिट की डेफिनेशन मैंने बता दी है। ठीक है ना, ये चीज हो गया। इसके बाद पावर वर्क डन अपॉन टाइम है। मैकेनिक्स में यानी मैथमेटिक्स में और मैथमेटिकल फिजिक्स में जो पावर की वैल्यू है, अगर हम उसको रीअरेंज करें, हम लिखें पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है। अच्छा, खुद वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये पावर के लिए लिख रहा हूं मैं, ये जो फोर्स इंटू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, क्या इस फॉर्मूला को इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि फोर्स अलग कर लें, इनमें से जो डिस्टेंस अपॉन टाइम है, इनमें से जो डिस्टेंस अपॉन टाइम है, ये है ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड। बच्चे यूजुअली इसको स्पीड बोल देते हैं, ये स्पीड नहीं है। अगर हमारे पास न्यूमरेटर में टोटल डिस्टेंस हो और डिनोमिनेटर में टोटल टाइम हो, तो वो होती है बॉडी की एवरेज स्पीड। तो अगर ये बॉडी की एवरेज स्पीड है, तो हमारे पास पावर का मैकेनिक्स में पावर का जो फॉर्मूला है, यानी पावर डेवलप बाय अ साइक्लिस्ट, या पावर डेवलप बाय अ कार, पावर डेवलप बाय अ ट्रेन, वो होगी एफ डॉट वी। बस अच्छे से याद ये रखना है कि ये जो वी है ना, ये एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड है। ये है हमारी पेरेंट इक्वेशन, बेसिक इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन को, इसमें एवरेज स्पीड को बदलते हैं कि भाई अगर स्पीड की वैल्यू कांस्टेंट हो, स्पीड चेंज ही ना हो रही हो, तो फिर क्या होगा? पावर आप लिख देंगे एफ इंटू वी, क्योंकि स्पीड, एवरेज स्पीड ही सेम स्पीड है, नॉर्मल स्पीड है।
अच्छा, अगर हमारे पास एक्सेलरेशन हो, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटिंग बॉडी हो, तो फिर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एवरेज स्पीड लिएगा u प्लस v। और अगर फॉर एग्जांपल एक्सेलरेटिंग मोशन हो और उसकी इनिशियल स्पीड 0 भी हो, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट हो, तो फिर ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा f into, and if I rearrange this formula, तो ये हो जाएगा हाफ fv। तो हमारे पास इसके तीन फॉर्मूला बने। एक फॉर्मूला बना f इंटू वी कॉन्स्टेंट स्पीड वाली मोशन के लिए, एक बना f इंटू यू प्लस वी अपॉन टू जब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटिंग बॉडीज है, और एक बना हाफ एफ वी जब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटिंग तो है लेकिन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है। तो इस हिसाब से हमारे पास पावर के तीन फॉर्मूला हैं, सबके साथ मैंने लेबलिंग की हुई है, विच एक्सप्रेशन इज यूज्ड फॉर विच पर्टिकुलर केस। सो आप अपने पास कॉपी कर सकते हैं। I'll send it to you into after today's class inshallah late night I'll be able to send it to you, और जो जरूरी चीजें वो लिख भी दूंगा इसमें, ठीक है ना। तो बेटा पावर का सेक्शन ये कंप्लीट होता है। I'll try कि मैं आज आपको कुछ क्वेश्चंस भेज पाऊँ जिनको देखते हुए आप इस साइट के क्वेश्चंस करें, इस टॉपिक के क्वेश्चंस करें। इन द मीन टाइम मैं करूंगा कि क्वेश्चन भेजने के बाद कि जब आप नेक्स्ट क्लास आएंगे तो वर्क एनर्जी इन पावर के जो चैलेंजिंग क्वेश्चन है वो करवा देता हूँ आपको, और अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। चलें आज के लिए ऑफ करते हैं। सर प्लीज इसके कंपाइल्ड नोट्स भेज दें जो आपके पास हैं शुरू से, वर्क एनर्जी क्योंकि इन कुछ पावर के PDFs जी, क्योंकि आई फील लाइक कुछ पीडीएफ्स भी ग्रुप में मिसिंग है। मैं भेज देता हूँ, ठीक है। ओके, अल्लाह प्लीज हाफिज। पूरा दोबारा भेज दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।